नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर किताब है ये। और ये महेश बर्रेवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है आपका ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आपका ये किताब पूरा वन लाइनर है और कुछ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसमें बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट भी दिया गया है। तो हम लोग हर चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में वो है कृषि, एग्रीकल्चर। तो इससे पहले जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर का सेट, ये जो है कृषि एग्रीकल्चर का पार्ट 1 जो बनाए थे 1 पेज का, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम कृषि एग्रीकल्चर का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। यहाँ से हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, ठीक है। इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हम कल पढ़े थे। 1 मिनट, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पढ़े थे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुई है, एग्री अर्थात सॉइल एंड कल्चर अर्थात कल्टीवेशन से। तो ये आपका एग्रीकल्चर का डिफिनेशन था। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुई है, एग्री अर्थात मृदा सॉइल तथा कल्चर अर्थात कृषि कल्टीवेशन से हुआ है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, तो 40% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। और भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि क्या था, तो रबी फसल है, खरीफ फसल है और जायद फसल है। तो रबी फसल में आपका प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। और इसका बुआई अवधि है अक्टूबर से नवंबर और कटाई अवधि है मार्च से अप्रैल। ये आपका रबी फसल जो है शीतकालीन फसल है, खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल है। और इसका प्रमुख फसल था चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास और रागी, सोयाबीन आदि। और इसकी बुआई अवधि जून जुलाई महीने में थी और कटाई अवधि अक्टूबर नवंबर महीने में। जायद फसल जो है शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में जो है रोपी जाती थी। और इसका जो प्रमुख फसल है वो आपका तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेतियां। और बुआई अवधि रोपनी का जो काम था वो आपका मार्च और अप्रैल में, और कटाई का काम जो जून जुलाई में, ठीक है। तो इसमें जो पढ़े थे हम लोग ने कृषि में युग में पैदावार का क्या है। तो कृषि में युग में पैदावार का विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना है। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। और भारत में रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स को 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है, आपके उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र है। तो भारत में रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र है। पूर्ण भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। और आपका अगला लाइन है कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, तो कल्याण सोना आपका गेहूं की किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। नेक्स्ट पढ़ना था इधर। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, तो धान और चावल की होती है। मक्का, मिर्च मुख्यतः खरीफ को मक्का मिर्च मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र
किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बॉल ऑफ राइस कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरीश शैवाल बीजीए का। और मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिले का। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। करना करनाल बट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेसिया इंडिका नामक कवक से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रिवाइज किया। आज हम पढ़ेंगे इसको कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो सबसे पहला आपका इधर इस साइड दिया क्रांति और इस साइड में आपका दिया कृषि। कौन सा कृषि में जो है आपका क्रांतियां हुआ? तो सबसे पहला आपका हरित क्रांति जो कि आपका खाद्यान्न उत्पादन में था। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति जो कि आपका फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में। कृष्ण काली क्रांति कृष्ण क्रांति बोली या फिर आप काली क्रांति बोली, दोनों नाम एक ही है। तो कृष्ण क्रांति जो है आपका खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। और इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। तो आपका जो है इंद्रधनुषी क्रांति जो था कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित किया गया था। अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने की योजना थी। और सदाबहार क्रांति जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली। तो गुलाबी क्रांति आपका प्याज उत्पादन में इसको लाने के लिए, प्याज उत्पादन को बढ़ावा करने के लिए और झींगा मछली में जो है झींगा मछली के उत्पादन में बढ़ावा करने के लिए गुलाबी क्रांति आया था। और लाल क्रांति जो है मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये आपके जितना भी क्रांति है उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, और इसको हम अभी थोड़ा देर बाद इसको रिवाइज करेंगे। अब सबसे पहले जो आपका वन लाइनर है उसको पढ़ लेते हैं। तो बाजरे की कृषि, तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। ठीक है, एक मिनट। तो आपका जो उष्ण है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, और आपका जो शुष्क है उसको, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। माइल्ड क्लाइमेट। ठीक है, तो उष्ण है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट और शुष्क है आपका माइल्ड क्लाइमेट। तो इसमें आपका बाजरे की कृषि जो है किया जाता है। ठीक है, तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क में। तो ट्रॉपिकल और जो है माइल्ड क्लाइमेट में किया जाता है। शुष्क भूमि के लिए तो माइल्ड भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। तो जो पूछ रहा है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। औस और बोरो किस फसल की किस्म है? तो औस और बोरो किस फसल की किस्म है? तो धान की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली है। ठीक है, और किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहन में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो
दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होती है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है। थोड़ा सा आपका इधर कट गया है, ठीक है, इसको मैं ढंग से पढ़ लूंगा। तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होती है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है हरित क्रांति, नेक्स्ट लाइन आपका हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। तो हरित क्रांति से आपका जो अभिप्राय है, जो डिफिनेशन है, वो है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना था। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो आपका जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तो गेहूं का, आपका गेहूं का उत्पादन में, ठीक है। और हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया गया। तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो आपका चाय से। लाल विगलन रेड रूट किस फसल का रोग है? तो लाल विगलन रेड रूट किस फसल का रोग है? तो गन्ना का रोग है, ठीक है, गन्ना जो फसल होता है उसका रोग है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है और इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का दर्जा प्राप्त है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1980 में की गई थी, ठीक है। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1980 में की गई थी। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 140 दिन है, ठीक है। तो ये आपका टोटल था। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। औस और बोरो किस फसल की किस्म है? तो धान की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल तो आपका मूंगफली का है। और किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होती है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होती है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तो गेहूं का। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? तो चाय का। लाल विगलन रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो गन्ना का है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का दर्जा प्राप्त है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1980 में किया गया था। और मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 140 दिन है।
अब हम यहाँ पर जो पढ़े थे कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आपका खाद्यान्न उत्पादन आपका हरित क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी उद्यान कृषि, सुनहरी स्वर्ण क्रांति, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तो खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तो कृष्ण या काली क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, और कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित किया गया। तो इसका है इंद्रधनुषी क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना अमृत क्रांति, कृषि उत्पादन को दोगुना करना या टिकाऊ कृषि, तो सदाबहार क्रांति, प्याज उत्पादन या झींगा मछली में आपको बढ़ावा करना, तो गुलाबी क्रांति, और मांस व टमाटर उत्पादन, तो लाल क्रांति। ठीक है, तो गुलाबी आपका है प्याज उत्पादन और झींगा मछली, लाल क्रांति आपका मांस एवं टमाटर उत्पादन, उसके बाद आपका पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन, और नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, काली क्रांति आपका खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, तो हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन में, सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन बागवानी उद्यान कृषि में, फिर इसके बाद आपका है गोल क्रांति आलू उत्पादन में, और रजत क्रांति आपका है अंडा उत्पादन में, रजत क्रांति अंडा उत्पादन में है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित करने के लिए, अमृत क्रांति था नदियों को जोड़ने के लिए, सदाबहार क्रांति था कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।